14 अगस्त पाकिस्तान में और 15 अगस्त हिंदुस्तान में मना ली गई। सब ने आज़ादी की मुबारकबादें भी दी एक दूसरे को और सब ने सेलिब्रेट भी किया कि हम मज़ीद अब अंग्रेज़ राज में नहीं रहते। और पाकिस्तान के लोगों ने यह भी सेलिब्रेट किया कि अब मज़ीद अब हिंदुस्तान के साथ नहीं रहते। लेकिन इन दोनों तारीख़ों पर जिन लोगों को हम भूल गए शायद, या जिन लोगों को हम सिर्फ हीरोज़ के तौर पे याद करते हैं, वो एक ऐसी इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री है जिसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये एक जंग थी, उसमें कुछ लोग मर गए और उनको मरना ही था इसीलिए क्योंकि वो मरने ही निकले थे और इसके अलावा उनका कोई चारा नहीं था, तो इसीलिए उनको ग्लैमराइज और सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन इसमें कितनी एट्रॉसिटीज़ कमिट हुई, इसमें कितना खून बहा, इसमें कितने इंसानी सर काटे गए, इसमें कितनी ख़वातीन का हुआ, इसमें किस कदर मैस वायलेंस, कम्यूनल वायलेंस हुआ, मज़हब की बुनियाद पे आदमी ने आदमी का क्या हशर किया, ये शायद मुकम्मल तौर पे हम लोग भूल चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ शादियाने और बाजे तो बजा लेते हैं कि बहुत अज़मत के काम हुए थे उस दौर में, लेकिन ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ की डेप्थ में नहीं जाते। ये नहीं सोचते कि लाखों हज़ारों लोग, करोड़ों लोग जो अपने घरों से निकले थे मजबूरन सामान सर पे बांध के, वो क्या जान देने ही निकले थे या फिर सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। क्या वो कुर्बानी थी या वो मजबूरी थी? दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमने पार्टीशन को कभी एज एन एट्रॉसिटी देखा, इसीलिए नहीं कि नेशनलिज्म का जिंगोइज़म, कौम परस्ती सर पे सवार हो गई। मंटो साहब ने कहा था ना कि इन दिस लैंड वंस कॉल्ड इंडिया सच रिवर्स ऑफ ब्लड हैव फ्लोड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स दैट इवन द हेवंस आर बिविल्डर्ड। कि हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर पिछले चंद महीनों में की ऐसी नदियाँ और दरिया बहे हैं कि आसमान भी फटने को जी चाह रहा है। आसमान भी ये सोच रहा है कि इससे बेहतर था कि मैं फट जाता। ब्लड एंड स्टील, वॉर एंड मस्केट्स आर नॉट न्यू टू ह्यूमन बींग्स, बट द गेम प्लेड आउट रिसेंटली हैड नो एग्जाम्पल एनीवेयर। कि इंसानी तारीख का ये हिस्सा रहा है कि खून बहाओ, जंग करो, एक दूसरे को मारो, लेकिन पिछले चंद महीनों में जो गेम खेली गई है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आयशा जलाल साहिबा द पेटी ऑफ पार्टीशन में उनको कोट करती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बग़ैर किसी हीरोइज़म को सेलिब्रेट किए, बग़ैर शादियाने बजाए, बग़ैर नेशनलिज्म बेचे, हम पार्टीशन को एज अ ह्यूमन एट्रॉसिटी के तौर पे देखें और सिर्फ ये बताएं विदाउट एनी सोल्यूशन। जो लोग वेट कर रहे हैं ना कि इस वीडियो के एंड पे सोल्यूशन या कंक्लूजन मिलेगा, नहीं, इट इज़ जस्ट बीइंग डन इन द मेमोरी ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स पेनफुली एज यू कांट इवन इमेजिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वायलेंस के बारे में कुछ अंदाज़ा दे दूं। जो कंजर्वेटिव फिगर्स हैं वो कहते हैं कि 8 लाख जानें गई थी और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 20 लाख के करीब इंसानों की जान गई थी। 8 से 20 लाख के दरमियान कैजुअल्टीज़, ये इतनी कैजुअल्टीज़ हैं जितनी आलमी जंगों और वर्ल्ड वॉर्स में हुआ करती हैं। इसके बाद लाखों करोड़ों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में सड़ रहे थे। इसके बाद सड़कों, गली चौराहों पे खून आपको खुलेआम दिखाई देता था। किसी का सर कटा हुआ है, किसी के हाथ गिरे हुए हैं, किसी के पाँव कटे हुए हैं। नॉर्मल सीन्स थे ये उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर। इसके बाद 75,000 ख़वातीन, 75,000 वुमेन वर रेप्ड। तो 72 लाख मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान सफ़र करने पर मजबूर होते हैं और इसके साथ साथ 55 लाख हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने पर मजबूर होते हैं। अपने घरों, बीवी बच्चों को साथ लिया नहीं लिया, आधे रास्ते में मर गए, आधे ट्रेनों में काट दिए गए, आधे बम से उड़ा दिए गए, आधे तलवारों से चीर दिए गए। वो सब कुछ होने के बावजूद जाना है, सब कुछ छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, सारी ज़िंदगियाँ लगा के जो बिल्ड किया, एक पेन के सिग्नेचर से वो सब छोड़ के जाना पड़ा। ये सारी किलिंग कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जो पहला मौका मैस किलिंग्स का हुआ वो कोलकाता में पेश आया। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से आप ये तारीख़ पढ़ सकते हैं, जो 16 अगस्त की तारीख़ है। इसको आप देख सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी की हुकूमत थी, चीफ़ मिनिस्टर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कॉल दी गई थी एहतजाज की जुमे की नमाज के बाद। मुसलमान घबराया नहीं करता, ये भी बताया गया था। और ये वो सूबा था, ये वो स्टेट थी जहाँ पर 23-24% थे मुसलमान सिर्फ और बाकी हिंदू पॉपुलेशन थी। तो इस दिन क्या होता है, वायलेंस का आगाज़ यहाँ से 30 जुलाई को, 16 अगस्त की तारीख पहले दी जाती है मुस्लिम लीग की तरफ से। इसको ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहते हैं और होलोकास्ट से लोग इसको मिलाते हैं कि एक दिन के अंदर जितने इंसानों को मारा गया, एक दिन तो नहीं, 2 से 3 दिन थे, लेकिन सिस्टमेटिक किलिंग और एथनिक क्लिनजिंग की एफर्ट थी। 10,000 लोगों की लाशें 4 दिनों के अंदर कोलकाता की गलियों में पड़ी हुई थी, गटरों में गिरी हुई थी, नालियों में गिरी हुई थी और कूड़ादान और कचरा दानों में सड़ रही थी, कोई उठाने वाला नहीं आया। 4 दिनों के अंदर 10,000। इससे पहले बंगाल कांग्रेस की बात कर लूँ, मुस्लिम लीग की बात कर लूँ, उनकी तरफ से वायलेंट स्पीचेस की गई दोनों की तरफ से। पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया गया सोहरावर्दी की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना कोई रोल प्ले नहीं किया ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसके बाद क्रिमिनल गैंग्स
हर किस्म की कम्युनिटी से उठे, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वायलेंस का आगाज़ कर दिया। 3 बजे का वक्त दिया गया था नमाज के बाद कि एहतजाज शुरू करेंगे। वो रैली निकलने से पहले ही 12:30 बजे दोपहर को दंगे फसाद 16 अगस्त को शुरू हो गए। एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ लूटी, दुकानें छीन लीं, इसके अलावा माल मवेशी लूट लिया। और ये वायलेंस शुरू होता होता जो गवर्नर बरोस था, यानी कि वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया। और इतना लेट हो गया, वो डेलिबरेट था या नहीं इसका फ़ैसला आप कीजिए। और दुकानों को लूटने के बाद, प्रॉपर्टी तोड़ने के बाद, हमने वहाँ पर ये देखा कि जो रिक्शा खींचने वाले होते हैं उनमें से भी एक नहीं बचा कोलकाता में उस दिन। तो ये यहाँ से वायलेंस का आगाज़ होता है और इसके बाद में ये फैलता फैलता, क्योंकि होता ये है ना कि अगर किसी एक शहर में, एक रियासत में इस तरह का मैस वायलेंस का एक्ट होता है तो दूसरे शहर में भी जो कम्युनिटीज़ थीं वो एंडेंजर्ड हो जाया करती थी कि अब अगर मुसलमानों ने किसी हिंदू को मार दिया है तो फिर यहाँ पर मुसलमान मरेंगे, अगर किसी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया है तो फिर यहाँ पर हिंदू मरेंगे। तो ये चेन रिएक्शन का आगाज़ हो जाता है। और ये वो वक्त है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा करने के लिए लकीर खींचना चाह रही है, रेड क्लिफ लाइन। 8 जुलाई को रेड क्लिफ साहब 1947 को यहाँ पर लैंड करते हैं। अंदाज़ा कीजिए, वो एक जज था, उसे ये तक नहीं मालूम था कि जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस खिते की। एंड विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज़, 30-40 दिनों के अंदर उसने 3800 मील का लंबा बॉर्डर खींच दिया, 3800 मील। और साथ साथ ये कि सबसे बड़ी जिन 2 सूबों ने मार खाई, जिन सूबों के लोगों ने मार खाई, वो या बंगाल था या वो पंजाब था। ठीक है, ये वो 2 सूबे थे जो कि पार्टीशन हुए, जो टूटे, जो काटे गए। और पंजाब का तो मिसाल ऐसी है कि वहाँ की जो लीडरशिप थी यूनियनिस्ट पार्टी की, अगर मैं बात करूँ तो उनकी हुकूमत को पहले ही घर भेज दिया गया था पार्टीशन के फौरी बाद। और कोई से लोगों की अगर पूछी जाए तो लोगों को पता भी नहीं था कि हम जहाँ पर रहते हैं वो हिंदुस्तान बनेगा या पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि रेड क्लिफ अवार्ड का जो ऐलान था वो 17 अगस्त को हुआ और इससे पहले 15 अगस्त को सारा हिंदुस्तान यानी कि पंजाब में रहने वाले भी आज़ादी मना रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मालूम नहीं है कि हम 2 दिन बाद पाकिस्तान में होंगे या हिंदुस्तान में। और जब लकीर खींचने के ऐलान हुए तो पैरों से ज़मीन निकल गई कि लोगों को समझ नहीं आया अब जाना कहाँ पर है। साथ साथ ये कि बहुत से क्लेम्स बाउंड्रीज़ के भी होते रहे दोनों तरफ से। लाहौर के हवाले से यहाँ पर जितनी बिज़नेस कम्युनिटी थी उसमें हिंदू डोमिनेशन थी, तो ये आर्ग्यू किया गया कि ये हमें मिलना चाहिए। साथ साथ गुरदासपुर की अगर बात की जाए, मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान ने क्लेम किया लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड के तहत पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। इसके साथ साथ ईस्ट और वेस्ट बंगाल क्रिएट हो गए बंगाल से, और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, वेस्ट बंगाल की एक रियासत बन गई हिंदुस्तान के अंदर। इसके साथ साथ रेड क्लिफ पे इल्ज़ाम लगा कि वो माउंट बैटन की इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा है, जिसको नेहरू ने इन्फ्लुएंस कर रखा है, और इसी वजह से ज़्यादती हो रही है। तो ये एक ऐसी लकीर थी जिसको उस वक्त के बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके खींचने की वजह से कितना वायलेंस हुआ ये आप पढ़ सकते हैं। द शेमफुल फ्लाइट जो किताब है स्टैनली वुलपट की, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इतनी जल्दी और इस कदर उजलत में ये सारा कुछ किया गया कि सोचा भी नहीं गया कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कम्युनल वायलेंस किसी ने सोचा तक नहीं था इतना बढ़ जाएगा, किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतने बड़े नंबर में लोग माइग्रेशन पे मजबूर हो जाएंगे। तैयार ही नहीं थे रेफ्यूजीज़ के लिए, रिसोर्स ही नहीं था पाकिस्तान के पास। तो हिंदुस्तान के पास भी इतना बड़ा नंबर शायद नहीं था कि इतने बड़े नंबर में लोग वहाँ पर आएंगे। तो अब आपको मैं स्टेट बाय स्टेट बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ और इस पर तो घंटों बोला जा सकता है, लेकिन चंद हाइलाइट्स बताता हूँ कि जहाँ पर वायलेंस हुआ वहाँ पर दरअसल हशर क्या हो रहा था मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का। सबसे पहले रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में आज भी एक बड़ा शहर है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के बिल्कुल साथ। वहाँ पर क्या हुआ, यूनियनिस्ट पार्टी की पहले गवर्नमेंट को सस्पेंड किया गया, मुस्लिम लीग की भी मेजॉरिटी नहीं बन सकी, गवर्नर राज लग गया। मार्च 1947 के अंदर जो भी हिंदू और सिख कम्युनिटी मौजूद थी लाहौर और अमृतसर में, उसके ऊपर हमले होना शुरू हो गए। ठीक है, मॉब्स मुसलमानों के यहाँ पर अटैक कर रहे थे हिंदुओं को, मुख्तलिफ़ जगहों पे हिंदुओं के मॉब्स अटैक कर रहे थे। ये मैं आगे जाके बताता हूँ। तो आगाज़ यहाँ से करते हैं कि मुस्लिम मॉब्स ने मुल्तान में, पिंडी में, जेलम में और सरगोदा में हिंदू और सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए। कैश पेमेंट्स के अवार्ड मिलते थे हर मॉब को जो जितने बड़े नंबर में किलिंग करता था। इसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर जो हिंदू विलेजेस थे, यहाँ पर कैंप्स में लोगों को भरा गया, हज़ारों ख़वातीन को अगवा किया गया, 8,000 से 10,000 हिंदूज़ को स्लॉटर किया गया इन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, एक मिसाल आपको देता हूँ, गुलाब सिंह की जो हवेली की मिसाल थी, जहाँ पर संत राजा सिंह नामी एक कम्युनिटी लीडर थे। उन्होंने इस खौफ से अपने घर की ख़वातीन और हवेली में जो मौजूद शेल्टर लेकर ख़वातीन बैठी हुई थी, उन्हें ऑर्डर कर दिया दैट यू शुड किल योर सेल्फ और आइदर आई विल किल यू, ताकि आपके ना हो जाएं। और इस ऑर्डर के बाद देखते देखते लोगों ने वहाँ पर इन एरियाज़ में फॉलो करना शुरू किया इस डायरेक्टिव को। थोआ खालसा नामी एक गांव था इसी रीजन के करीब, और यहाँ पर 90 ख़वातीन ने मैस सुसाइड कर लिया कुएं में छलांगे लगा के।
इस डर से कि अगर हम किसी और कम्युनिटी के हत्थे चढ़ गए मर्दों के तो हमारा तो फिर कुछ बचना नहीं है। सोचिए अगर आप उन ख़वातीन में से एक होते, क्या गुजर रही होती आपके ऊपर कि ना तुम्हारा कसूर है, ना तुमने जंग शुरू की। किस खातून से पूछा आपने ये सारा कुछ करने से पहले? किस खातून का कंसेंट था? किस खातून ने कहा कौन सा शहर बांटना है, कौन सी रियासत बांटनी है, कौन सा मुल्क बनाना है? लेकिन बदले ख़वातीन से भी लिए गए, ठीक है। और इसके लिए उनको एंटिसिपेशन में मरना पड़ा एक मैस नंबर के ऊपर। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 75,000 का हो गया, और ये कंजर्वेटिव फिगर है, अनरिपोर्टेड तो इससे भी डबल होंगे शायद। आगे अगर चलें, दूसरी रियासतों में, दूसरे शहरों में क्या हो रहा था, ज़रा ये भी सुन लीजिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। ईस्ट पंजाब के शहरों की अगर बात करूं तो लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बहुत मैसिव स्केल पर मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ मैसकर किया गया। यूपी में, मेरठ में, दिल्ली में, अलीगढ़ में 10,000 कैजुअल्टीज़ दिल्ली के अंदर थी। अलीगढ़ में भी मर्डर्स हुए। कोलकाता के अंदर जो हुआ वो भी आपके सामने है कि ये सारा कुछ मुस्लिम लीग के डायरेक्टिव पर शुरू हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स में जब कैलकाटा किलिंग्स हुई तो फिर क्योंकि 75% तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी, तो फिर इन रिस्पांस भी इतनी बड़ी रिटेलिएशन हुई कि कैजुअल्टीज़ मुसलमानों की बढ़ गई कैलकाटा में इन कंपैरिजन टू द हिंदू कम्युनिटीज़, ठीक है। 2 से 5 लाख के करीब मुसलमानों को स्लॉटर किया गया पार्टीशन के इस वायलेंस में, और इतना ही एग्जैक्टली इतना ही नंबर हिंदू कम्युनिटीज़ की कैजुअल्टीज़ का रिपोर्ट होता है। और ये अनऑफिशियल नहीं है, ये वो क्लेम्स हैं जो कि ऑफिशियल हैं। अनऑफिशियल के लिहाज से तो 20 लाख लोग मारे गए, लेकिन इसमें 1% का भी फ़र्क नहीं था कि मुसलमान ज़्यादा मरा हो या हिंदू ज़्यादा मरा हो। मरा सिर्फ इंसान है, दोनों तरफ से सिर्फ इंसानों की मौत हुई। तो 46 से शुरू होने वाला ये एहतजाज जो कि वायलेंस में बदला, आगे बढ़कर ये बिहार भी चला गया। बिहार के अंदर तकरीबन 4 लाख मुसलमान इससे अफेक्ट हुए। मुसलमानों को बिहार से बंगाल जाना पड़ा, इसके अलावा हिंदुओं को बंगाल से बिहार जाना पड़ा। इसके साथ साथ हिंदू कम्युनिटीज़ की जो किलिंग हुई कलकत्ता में, उसको देखते देखते नोआखली में फिर एंटी मुस्लिम राइट्स में कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को स्लॉटर किया गया, प्रॉपर्टीज़ छीन ली गई, किसी का कुछ छोड़ा नहीं गया जो भी उस कम्युनिटी से था जो कि हमारे अगेंस्ट थे। इसके साथ सबसे हॉरिबल वायलेंस के, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस के जो मिसालें मिलती हैं वो आपको मिलती हैं प्रिंसली स्टेट जो राजस्थान के अंडर आती हैं आज, जिसमें अलवार है, भरतपुर है और राजपूताना है, कपूरथला है। इसके अंदर क्या हो रहा था ज़रा ये सुन लीजिए। राजस्थान आज जहाँ पर मौजूद है, इसकी टेरिटरी के अंदर 30,000 मुसलमानों को स्लॉटर कर दिया गया। 30,000 मुस्लिम्स वर स्लॉटर्ड। मेयो कम्युनिटी थी यहाँ पर मुसलमानों की, जो वहाँ पर माइनॉरिटी थी। प्रिंसली स्टेट्स थी, और इन प्रिंसली जो रियासतें थीं, इन्होंने मैस मर्डर के ऑर्डर कर दिए। करते क्या थे, जीप्स के अंदर मशीन गन्स रख के ना तो खेतों में भगाते थे मेयो कम्युनिटी के लोगों को। जो सामान उठा के भाग रहे थे रियासतों के से निकलने के लिए, पीछे से गोलियां मारकर उनको स्लॉटर किया। 30,000 का नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। ईस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस होता है। और सिलहट की बात करूँ तो 200 हिंदू विलेजेस को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वहाँ पे 800 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी तरह मसाजिद को बर्बाद किया गया बहुत से अलग रीजन्स में। इसके साथ साथ चिटागोंग की बात कर लूँ, बड़ी साल की कर लूँ, टिपेरा की या मुलाडी की, ये सब वो इलाके हैं जहाँ हिंदूज़ के अगेंस्ट मैस वायलेंस किया गया। ईस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। लाहौर से जो वायलेंस ओरिजिनेट होता है, यहाँ पर भी एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जब ये आइडिया हुआ कि लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। तो चूँकि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी वो काफ़ी वेल ऑफ थी, वो अच्छी नौकरियों पर थे, अच्छे कारोबार कर रहे थे, मॉल टाउन में घर थे, उनको भी जब निकलना पड़ा तो उनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ। एक द शेमफुल फ्लाइट में एक कोटेशन है कि फ्रंटियर मेल नामी एक ट्रेन जो भारत जाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से जिसमें सिख और हिंदू सवार थे, उसमें एक भी शख्स बॉर्डर तक ज़िंदा नहीं पहुँच सका। इसी तरह जो वहाँ से ट्रेन जाया करती थी उनके साथ भी यही होता था। और होता क्या था कि जो ऑपरेटिव्स थे रेलवे के, वही रिपोर्ट कर दिया करते थे कि इस ट्रेन में ये कम्युनिटी है, इसमें मुसलमान हैं, इसमें सिख हैं, इसमें हिंदू हैं, और वायलेंस करके रास्ते में पूरी ट्रेनों की ट्रेनें मैसेकर और स्लॉटर कर दिया करते थे। अगर एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 5 से 10 लाख के करीब लोग सिर्फ पंजाब और बंगाल में मैस मर्डर कर दिए गए। हाँ, कुछ इलाके जो बचे उसमें पाकिस्तानी साइड पे सिंध और उस वक्त का NWFP था। सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कराची में, वो भी 1949 के बाद वायलेंस शुरू होता है, जिसमें तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों को मारा गया, लेकिन उससे पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था। सबसे कम लोग जहाँ मारे गए मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के, वो NWFP या पश्तून बेल्ट के अंदर ये मैसेकर सबसे कम दिखाई देता है। बाकी पंजाब और बंगाल का तो तकरीबन कुछ भी नहीं बचा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पार्टीशन हुई, कंसेंसस था ही नहीं किसी का यहाँ पर इस तरह से काटने को पंजाब को।
लाहौर, रावलपिंडी और अमृतसर वो शहर बने जहाँ पर हर कम्युनिटी के हर फ़र्द ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। जब भी किसी साथ वाले गांव से आवाज़ आनी कि वहाँ हिंदुओं को मारा गया है, तो उससे अगले गांव में अगर हिंदू डोमिनेशन है तो मुसलमानों की खैर नहीं है। ना उनकी औरतें बचेंगी, ना उनके बच्चे बचेंगे, ना उनके मर्द बचेंगे। इसी तरह अगर किसी ऐसे गाँव में खबर फैली है जहाँ पर मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों को मारा गया, तो उससे अगले गाँव में मुस्लिम कम्यूनिटी ने बदला लेना है। ये वायलेंस फैलता फैलता एक ऐसी कम्यूनिटी को दूसरी कम्यूनिटी के सामने खड़ा कर दिया जो 1000 साल तक तकरीबन कंसिडरेबल पीस में ज़िंदा थे। 11वीं सदी में पहला मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट होता है इंडिया के अंदर। अगर उसको फॉर्मली ये देखा जाए कि एक स्टेट क्राफ्ट की फॉर्म में या कोई लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म में आपको उनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। 11वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक दे कुड लिव टुगेदर, बट ऑल ऑफ अ सडन दे कुड नॉट। उसकी वजह यह है जो हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ख़वातीन के साथ क्या हुआ, क्योंकि हर जंग जो दुनिया में लगाई जाती है उसमें हमेशा एक नुएंस, एक पर्सपेक्टिव ख़ातून का भी देखना चाहिए। ना उन्होंने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू की थी, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू की थी, ना दुनिया की तमाम अजीम वॉर शुरू की थी, ना उन्होंने पार्टीशन शुरू की थी, लेकिन जिस लेवल पर उनके साथ वायलेंस हुआ, जिस तरह मैंने पहले बताया, हॉरिफिक था, हॉरिफिक था। गांधी साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वुमेन वर चीफ सफ़रर्स ऑफ 1947। 47 के वायलेंस में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली एंटिटीज़ हिंदुस्तानी ख़वातीन थी। ठीक है, को एज़ अ टूल ऑफ वायलेंस यूज़ किया गया हर कम्युनिटी की तरफ से, कोई पीछे नहीं रहा। इस सारी वीडियो में कोई एंगलिंग आपको दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह है कि मैं किसको ब्लेम कर सकता हूँ इस तरह की चीज़ में। जब कम्युनिटीज़ इतनी एंडेंजर्ड हैं तो हथियार उठाने के अलावा क्या बचता है उनके पास? बेविल्डर्ड हो जाती हैं, कोई लीडर नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर्ड और मैसेज तो यही करते हैं जो आज तक होता जा रहा है। खुशवंत सिंह की किताब पढ़ लीजिए, वो भी यही कहते हैं कि मैं किसी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकता, दोनों साइड्स की तरफ से दोनों को मारा गया था। तो रेप को एज अ टूल ऑफ वायलेंस इस्तेमाल किया गया बंगाल में, बिहार में, इसके अलावा पंजाब में। और इसमें ख़वातीन को वायलेंस से बचने के लिए, उनकी सैंक्टिटी और उनकी ऑनर बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑनर कल्चर मौजूद था शुरू से, तो उन्हें कहा गया कि इससे बेहतर है मर जाओ, किसी और कम्युनिटी के मर्द के हत्थे चढ़ने से बेहतर है जान दे दो अपनी। और इसमें ख़वातीन को डुबाया गया पानी में, दरियाओं में, नहरों में। ठीक है, जहर दिए गए, मैस स्केल पे पॉइजन किया गया। ठीक है, गोलियां मारी गई फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा होकर ख़वातीन को, ताकि इससे पहले कि हमारे घरों पे कब्ज़े हों और हमारी इज़्ज़तों पे हमले हों तो इनको मार ही दो, वो बेहतर है। ठीक है, ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ साथ हज़ारों ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो मैं दिखा नहीं सकता और शायद अब एग्जिस्ट भी ना करती हूँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं, जिसमें ख़वातीन के जिस्मों के ऊपर इंस्क्राइब कर रखा था जय हिंद या पाकिस्तान जिंदाबाद। कि अगर प्रो पाकिस्तानी मॉब के हत्थे खातून चढ़ी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर प्रो हिंदुस्तान मॉब के हत्थे चढ़ी है तो जय हिंद। ये दोनों चीज़ें उसके जिस्म पे छाप दी जाएंगी गर्म लोहे से। इसके साथ साथ हज़ारों अबॉर्शंस रिपोर्ट होते हैं इस सारे मैस वायलेंस के बाद, और तकरीबन 90,000 ख़वातीन का वो नंबर है जिनको अगवा किया गया। दे वर एबडक्टेड इन ब्रॉड डे लाइट, अपनी फैमिलीज से जुदा करके ज़बरदस्ती शादियाँ, ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स, ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीलियाँ करवाई गई। किस बात का बदला लिया उनसे और किस बात की तकलीफ़ काटी उन्होंने? ठीक है, कोई जवाब नहीं है इसका भी। इसके अलावा होली साइट्स के साथ भी जो हुआ वो भी आपके सामने है। जिस इलाके में अगर किसी की कोई होली साइट मौजूद है और वहाँ उसकी अपोजिंग कम्युनिटी का गलबा हो गया है तो फिर उसकी खैर नहीं है। मिसाल दे देता हूँ आपको, शेमफुल फ्लाइट में स्टैनली वुलपट ने लिखा है, गुरु नानक वॉज बॉर्न इन शेखुपुरा एंड ननकाना साहब वॉज बिल्ट देयर, 6 वर मैसकर्ड लेटर, मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट्स नेम अ सिनोनिम फॉर टेरर इन सिख माइंड्स। यानी कि चूँकि होलीएस्ट साइट किसी भी सिख के लिए ननकाना साहब थी, उसकी वजह गुरु नानक वहाँ पर पैदा हुए थे शेखुपुरा में। जब ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया तो वहाँ सिखों का मैसेकर हो गया, और इस शहर के नाम से भी आपको सिख मैसेकर की याद दिखाई देगी। ये लिखता है स्टैनली वुलपट, ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई मुसलमान ना कोई हिंदू कह रहा। इसी तरह हज़ारों ऐसे इंस्टेंसेस आपको मसाजिद के हवाले से और दीगर मुक़द्दसात के हवाले से मिलेंगे जो लोगों ने प्लंडर किए, लूट किया उसको। हर जगह खून, इवन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर लाशें गिरी होती थी, कोई उठाता नहीं था। इंसानों की इस स्केल पर हमने ऑब्लिटरेशन देखी है, और इसको क्या कहें अगर ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है तो और कुछ नहीं है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन कहते हैं हम पॉलिटिकली फेल हो गए, नहीं रोक सके इंसानों के स्लॉटर को। जिन्ना साहब का व्यू इस पे और था, वो ये समझते थे कि अगर ये ना होता तो शायद इससे भी बड़ी अट्रॉसिटी हो जाती, जिससे आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं। जिन्ना साहब का कोट है, एनी आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया कुड नेवर हैव वर्कड एंड इन माई जजमेंट इट वुड हैव लेड अस टू अ टेरिबल टेरिफिक डिज़ास्टर। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कोई भी आइडिया
डिज़ास्टर में कन्वर्ट करता। बट वॉज दिस नॉट अ डिज़ास्टर? 20 लाख लोगों की मौत। ठीक है, ये फैसला आपने करना है। मौलाना आज़ाद ने कहा था, इफ़ एनी एंजल डिसेंड्स फ्रॉम हेवंस विद द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर्स फ्रॉम कुतुब मीनार दैट इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, आई वोंट एक्सेप्ट इट अनलेस हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड। इफ़ वी डोंट गेट फ्रीडम इट विल बी इंडियाज़ लॉस, बट इफ़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स डू नॉट यूनाइट इट विल बी ह्यूमैनिटीज़ लॉस। आज़ाद ने कहा कि अगर कोई फ़रिश्ता भी आसमानों से जन्नत से उतर के आए और कुतुब मीनार से ऐलान करे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं हैं, तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। और वैसा ही हुआ कि ये आज़ादी जो कि हमें मिली, हिंदुस्तान को मिली, हमें मिली, पाकिस्तान को मिली, ये पार्टीशन की पेन में कहीं खो कर रह गई। क्योंकि जिस कदर तकलीफ़ और जो इंसानों की खोपड़ियों के हमने मीनार बनाए हैं, ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं। विलियम डैलरम्पल भी कोट करता है कि कील ठोके गए सरों के अंदर ताकि स्लो डेथ मरें लोग, हज़ारों जगहों के ऊपर। तो बिलाखिर आज इसका लेसन ये हो सकता है कि नफ़रत, अगर छोटी सी चिंगारी नफ़रत की आप लगाएंगे ना, तो वो पूरे पूरे मुआशरे को खाने की पोटेंशियल रखती है। मैं समझता हूँ आज भी पंजाब के अंदर, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो कम्यूनल मेंटालिटी आपको दिखाई देती है, वो इसी सारी चीज़ों का एक लेगेसी है जो यहाँ पर लोगों ने देखी कि उनके साथ हुई या उन्होंने की। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अंदर माइनॉरिटीज़ का जो हशर हमने किया पिछले 80 सालों में, मुझे मत बताइएगा कि इस साइड पे बहुत ठीक है माइनॉरिटीज़ का हाल और उस साइड पे बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। और वो इसीलिए किया कि ये कम्यूनल मेंटालिटी से हम बाहर नहीं आ पा रहे, इस नफ़रत से बाहर नहीं आ पा रहे। इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफरेंट आइडिया ऑफ गॉड विच शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। बट ये नफ़रत की पॉलिटिक्स ने इंसानों, ख़वातीन, बच्चों, मुक़द्दसात के साथ हज़ार जगहों पे क्या हशर किया, ये आपके सामने है। ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई है कि वो तकलीफ़ का 1 मिनट आप अंदाज़ा लगाएं और फिर फ़ैसला करें कि क्या जश्न का पॉइंट है ये। मुझे नहीं लगता। मुझे तो शक्लें नज़र आती हैं लोगों की जिनका ये हशर हुआ होगा। इफ़ यू कीप योर सेल्फ इन देयर फीट। मटो ने कहा था ना कि हिंदुस्तान हैड बिकम फ्री, पाकिस्तान हैड बिकम इंडिपेंडेंट, बट मैन वॉज स्टिल अ स्लेव इन बोथ कंट्रीज़। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन आदमी दोनों जगहों पर ग़ुलाम रहा। स्लेव ऑफ प्रेजुडिस, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, बारबैरिटी, इनह्यूमैनिटी। कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी दोनों जगहों पर इंसान ग़ुलाम रहे। और ग़ुलामी किसकी की? रिलीजियस फैनेटिसिज्म की, यानी कि मजहबी बुनियाद परस्ती की ग़ुलामी की, प्रेजुडिस की, नफ़रत की, बारबैरिटी की, जुल्म की, इनह्यूमैनिटी की, और हैवानियत की। तो आज भी अगर हम इन्हीं डिविजन्स में डिवाइडेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाखों लोग जो मरे, मैं कुर्बानी इसीलिए नहीं कह सकता कि इसमें से मुझे मालूम है 90% से अगर पूछा जाता कि डू यू वांट टू लीव योर हाउस, दे वुड हैव सेड नो। किसका दिल करता है सारा कुछ छोड़ के और अपने बीवी बच्चों के साथ ये करवाना, और अपनी बेटियों के रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उसको बर्दाश्त करना? किसका दिल करता है कि ऐसे नेबर्स जो कभी आपके दुश्मन नहीं थे, वो अचानक से दुश्मन बन गए? तो आज का दिन, कल का दिन, आने वाले कल का 16 अगस्त का दिन और 14 अगस्त का दिन, इन दिनों को नेशनल डेज़ ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर मनाना चाहिए, जिसमें हम तारीख़ पढ़ें और सोचें कि मजहबी भड़काऊ किस्म की बातें करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी एंटिटी को प्योरली ईवल समझ लेना मैस स्केल के ऊपर, उसका रिज़ल्ट ये पार्टीशन होता है कि सबसे बड़ी मैस माइग्रेशन मॉडर्न हिस्ट्री में और सबसे बड़ा वायलेंस का वाक़या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस खित्ते में हुआ, और करने वाले हम थे। इन गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो ऐसी बहुत सी पार्टीशंस फ्यूचर में हो सकती हैं। 47 में सबक नहीं सीखा, इसीलिए मल्टीपल जंगें हुईं, 4 जंगें लड़के आज भी बैठे हुए हैं, और अब भी दोस्ती का नामो निशान नहीं है। तो पैगाम सिर्फ ये है कि जब तक नफ़रत ज़िंदा रहेगी, इंसान मरता रहेगा। थैंक यू।